हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल के बेसिक्स का ये सेकंड वीडियो लेक्चर। और आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त क्लास है। आज आप लोग कुछ ऐसे सवालों को सीखेंगे जो पेपर में आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ये पिछली क्लासेस में जो कंसेप्ट हमने सीखे थे उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो पिछली क्लासेस में जो हमने सीखा कि ट्रायंगल किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है और उसका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने बहुत क्लियर तरीके से समझा और छोटे छोटे सवाल किस तरह से बन सकते हैं वो सारी बात हम लोग कर चुके हैं। अब जब हम ट्रायंगल के फॉर्मेशन की बात करते हैं, त्रिभुज को बनाने की प्रक्रिया की बात करते हैं कि भुजाओं में क्या संबंध होना चाहिए, कितने कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए भुजाएं, ये सारी बात हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो त्रिभुज के फॉर्मेशन से ही संबंधित यानी त्रिभुज के निरूपण से ही संबंधित ये कुछ सवाल हैं जो आपको पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि पहला सवाल लिखा है, इफ द ऑल साइड्स आर इंटीजर एंड पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं पूर्णांक मान में है और परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो आप इस तरह से कितने कुल त्रिभुज बना सकते हो, कुल कितने विषमबाहु त्रिभुज बना सकते हो, कितने समद्विबाहु त्रिभुज बना सकते हो, कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो यानी समबाहु त्रिभुज बना सकते हो। सवाल की पहली लाइन यह होगी और इनमें से चारों में से कोई सा भी एक सवाल आपको साथ में इसकी चिपका के पूछ लिया जाएगा, इसका उत्तर बताओ। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने का मैं पूरा पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, पूरी विस्तृत तरीके से हम सारी बात को सीखेंगे, कंसेप्ट में क्लियरिटी लेके आएंगे। देन उसके बाद मैं आपको इसका एक जबरदस्त शॉर्टकट बताऊंगा कि ये सवाल को देखते ही आप विदिन सेकंड सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। तो चलिए, हमारा तो प्रोसेस वही है कि रूट से चीज़ों को समझाना। ठीक है ना। तो ज़रूरी है ज्योमेट्री को सीखना, अगर आप चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है ना, तभी ज्योमेट्री पे आप कब्जा कर पाओगे। ठीक है ना। तो जो अभी हमने सवाल देखा उससे वो सवाल करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स पहले बहुत क्लियर होने चाहिए कि मान लीजिए कि आपको एक पेरीमीटर दे दिया गया, परिमाप दे दिया गया, जैसे पिछले क्वेश्चन का ले लूँ 20 सेंटीमीटर का परिमाप दे दिया गया। सवाल बेसिकली ये बोल रहा था कि अगर आपको 20 सेंटीमीटर की एक टोटल लेंथ दे दी जाए तो इस लेंथ को आपको 3 टुकड़ों में डिवाइड करना है। वो टुकड़े कुछ भी हो सकते हैं और तीनों टुकड़ों को मोड़ कर ट्राइंगल बनाना है। तो कितने आप समबाहु बना सकते हो, कितने विषमबाहु त्रिभुज बना सकते हो, कितने स्केलन, कितने आइसोसेलेस, कितने आप जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो, ये सवाल पूछा गया। कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बना सकते हो। तो त्रिभुज बनाने के लिए तो 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो 3 भुजाएं जब बराबर होंगी तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, जब अलग अलग होंगी तो विषमबाहु यानी स्केलन ट्रायंगल बनेगा। जब स्केलन ट्रायंगल बनेगा तो हम लोगों ने ये समझा कि जब त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं तो बराबर भी हो सकती हैं या अलग अलग भी हो सकती हैं। जब अलग अलग की बात होती है तो एक भुजा सबसे बड़ी होगी, फिर छोटी होगी और फिर उससे भी छोटी होगी, यही होता है। तो बात आती है साहब लॉन्गेस्ट साइड की। त्रिभुज की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी रहनी चाहिए, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या होनी चाहिए। तो पहला सवाल पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, द लॉन्गेस्ट साइड इज लेस देन हाफ ऑफ इट्स टोटल पेरीमीटर। इसको आपको रटना नहीं है, इसको समझना है। तो कैसे समझेंगे, अगर आप पहले पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर लेते हो, समझिए जरा। ठीक है, अगर आपको सबसे बड़ी साइड रखनी है, मान लीजिए इस परिमाप का मैंने आधा किया और सबसे बड़ी साइड रख दी 10, सही है। तो निश्चित तौर पर बाकी की 2 भुजाओं को मैं 5-5 ले सकता हूं। तो क्या मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सबसे बड़ी भुजा को अगर मैंने पेरीमीटर का आधा किया जो कि 10 लिखा, ये लॉन्गेस्ट साइड को, तो क्या मैं त्रिभुज बना पाया? आप कहेंगे नहीं, ये तो डीजेनरेट ट्रायंगल बन जाएगा, ये रियल ट्रायंगल नहीं बना, क्योंकि दोनों जो शीर्ष हैं वो इस भुजाओं के ऊपर मिल जाएंगे। तो मैंने कहा इसको आपको 10 ही रखना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको 6 करोगे, इसको 4 करोगे, तो क्या बन जाएगा? नहीं, इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा। तो आप कहोगे कैसे बनेगा, सीधी सी बात। तो मैंने कहा इस 10 सेंटीमीटर को थोड़ा सा अगर आप बढ़ाओ तब क्या होगा, यानी आधे से ज्यादा करो, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं बनेगा उस कंडीशन में, क्योंकि 10 से बढ़ाकर अगर आप इसको 11 कर दोगे तो 11 जब इसको कर दोगे, टोटल आपको पेरीमीटर 20 रखना है, तो आप बाकी को 9 रखोगे, बाकी दोनों साइड का जो टोटल जो है इसका 9 रखोगे, तो दोनों साइड का टोटल इससे कम रहेगा, तो त्रिभुज बनने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा त्रिभुज कब बनेगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो है जो सबसे बड़ी साइड है वो 10 से अगर आप छोटी करोगे, जब ये आप छोटी करोगे तो इन दोनों साइड का टोटल जो है इस 10 से ऊपर निकल जाएगा। तो ये कम हुआ और ये बढ़ गया, क्योंकि टोटल पेरीमीटर कांस्टेंट है या 20 ही रखना है। तो ये कम हुआ और ये टोटल बढ़ गया। जब इन दोनों का टोटल इससे बड़ा हो गया, त्रिभुज बन गया। बात समझ में आ गई। तो क्या निष्कर्ष निकला,
पहली लाइन आपको समझ में आ गई कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, उसको परिमाप के आधे से आपको कम ही रखना पड़ेगा, तब आप त्रिभुज बना पाओगे। ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, क्या समझ में आया? जो लॉन्गेस्ट साइड है उस परिमाप के आधे से कम होनी चाहिए त्रिभुज बनने के लिए, ठीक है, जब परिमाप को डिवाइड करना है, ठीक है। और सबसे छोटी भुजा परिमाप के 1/3 से कम या बराबर होनी चाहिए। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, ये इसी पॉइंट से बनता है बेसिकली। बराबर की पहले बात समझते हैं। मान लीजिए आप परिमाप, आपको एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 18 सेंटीमीटर का परिमाप दिया गया है और इसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैंने कहा ये 6 6 6 मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ी भुजा, अब ये मुझे अलग अलग करना है, इसको 6 करूंगा, इसको 6 करूंगा, इसको 6 कर दिया, फिर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इसको मुझे घटाना पड़ेगा, कुल मिला के 18 रखना है। कितने प्रकार के त्रिभुज बन सकते हैं? तो आपको ये पता है कि सबसे, अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो 6 6 से सबके सेम आएगा, और सबसे बड़ी भुजा मुझे मालूम है इसका आधा करने पर जो लॉन्गेस्ट साइड है वो मुझे 9 से कम ही रखनी पड़ेगी। यानी मैं सबसे बड़ी भुजा, इस अगर ये बराबर बराबर है तो 6 6 6 हुआ। अगर मैं किसी भी साइड को बढ़ाता हूँ, लाइक साइड करता हूँ, 8 कर सकता हूँ, 9 तो मैं कर ही नहीं सकता इसका, तो मैं सबसे बड़ी भुजा को इस कंडीशन में 6 7 और 8 ले सकता हूँ। अब मेरी बात को सुनिएगा, अगर ये सभी 1/3 1/3 1/3 डिस्ट्रीब्यूट थे पहले, तो अगर आप एक भुजा को थोड़ा सा इस पे गौर मत करें तो आपको पता है कि ऊपर वाली दोनों भुजाएं जो हैं टोटल उनका 2/3 रहेगा। अब आप इस साइड को थोड़ा सा बढ़ाओगे तो निश्चित तौर पर ऊपर के टोटल में से थोड़ा सा खिसक के नीचे आ जाएगा, 2/3 में से कुछ कम हो जाएगा। जब 2/3 में से कम रह गया तो निश्चित तौर पर उनमें से एक भुजा छोटी हो जाएगी। अगर मैं उन दोनों भुजाओं की बात करूं तो एक भुजा छोटी होगी, एक भुजा बड़ी होगी। वो टोटल पेरीमीटर के 2/3 से कम रह चुका है, तो निश्चित तौर पर जो बड़ी होगी उनमें वो ज्यादा हिस्सा खींच लेगी, तो छोटी भुजा ऑटोमेटिकली 1/3 से कम रह जाएगी। मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी आपके। तो आपको क्या समझना है कि परिमाप, छोटी भुजा कुल परिमाप के 1/3 से कम या बराबर बराबर समबाहु त्रिभुज के केस में होगी, और बड़ी भुजा परिमाप से आपको परिमाप के आधी से कम ही रखनी पड़ेगी। सही है? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए अच्छी तरह से। आइए इस सवाल को करते हैं। देखो जरा, त्रिभुज की भुजाएं पूर्णांक मान में, पूर्णांक मान से मतलब समझ रहे हो कि भुजाओं को आपको इस तरह से तोड़ना है कि अगर 5 हो या 5.5 हो या 6 हो, 5.5 नहीं चाहिए, ठीक है, पूर्णांक मान में चाहिए, इंटीजर। परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो सुनो जरा, मुझे ये पता है कि मैं लॉन्गेस्ट साइड इसमें क्या रख सकता हूं। तो आपने कहा लॉन्गेस्ट साइड आप क्या रख सकते हो, तो आपने कहा पेरीमीटर, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कम रहनी चाहिए 10 से, यानी परिमाप के आधे से कम रहनी चाहिए। तो आपने कहा सबसे बड़ी साइड अगर मैं 9 रखता हूं, ध्यान से सुनना, तो बाकी की 2 साइड क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो आपने कहा ये 9 है, तो मान लीजिए मैंने इसको 9 ले लिया, तो बाकी 9 9, देखो 9 20 में से 9 इधर आ गया तो बचा 11, तो 11 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 9 और 2 में। मतलब ये सबसे छोटी साइड लिख रहा हूं, ये स्मॉलेस्ट साइड लिख रहा हूं मैं, और ये मैं स्मॉलेस्ट साइड लिख रहा हूं, और ये मिडिल साइड लिख रहा हूं। सही है? 3 बात है, ठीक है भाई, ऐसा समझ लो। फिर मैंने कहा कि लॉन्गेस्ट साइड को मैं 9 से, तो मुझे कम ही लेना पड़ेगा, सबसे बड़ी तो मैं 9 ही ले सकता हूँ, तो मैं इसको 9 लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन इसके करूँगा। मैंने इसको 9 से 1 पॉइंट घटाया, बढ़ा तो सकता नहीं हूँ, तो घटाया, इसको 8 किया। जब मैंने इसको बढ़ाया, इसको घटाया तो इसको बढ़ा दिया, क्योंकि टोटल तो मुझे कितना रखना है, टोटल तो मुझे 20 ही रखना है। तो मैंने इसको 1 घटाया और इसको मैंने 1 बढ़ा दिया, कुल मिला के 20 ही रहा। क्या सही है? अगर मैं फिर देखता हूँ 9, फिर मैंने इसको घटाया और इसको 1 बढ़ा दिया, अभी भी 20 रहा। फिर मैं देखता हूँ 9, तो मैंने इसको 1 घटाया और इसको 1 बढ़ा दिया। कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी तक, सब ट्रायंगल बनते चले जा रहे हैं। फिर मैंने कहा 9, मैंने इसको 1 बढ़ाया, 1 घटाया और इसको 1 बढ़ा दिया। तो ये मैंने देखा कि यहाँ पर 9 6 5 सेंटीमीटर से भी त्रिभुज बन रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ही तो बात होगी, 9 5 6 ले लूँ या 9 6 5 ले लूँ, तो यहाँ से मैंने इस लाइन को काट दिया। फिर मैं दोबारा की बात करता हूँ, मैंने कहा मैं साइड को 9 सेंटीमीटर से कम भी रख सकता हूँ, 9 तो मैक्सिमम लिमिट है। तो मैंने कहा अब दोबारा बात करते हैं, 8 से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा लार्जर साइड मैंने 8 ले ली। जब मैंने लार्जर साइड 8 ले ली, ठीक है, तो मिडिल साइड को
मुझे जो है 8 से कम रखना पड़ेगा, या 8 ही ले लेता हूं। 8 8 16 और 4 बन गया ये बात। अब मैं क्या करूंगा, एक साइड को घटाऊंगा और एक साइड को बढ़ा दूंगा, क्योंकि टोटल मुझे बाकी, या पहली लॉन्गेस्ट साइड अगर मैंने जो 12 रख ली तो बाकी का टोटल मुझे 12 ही रखना है। फिर मैंने कहा इसको मैंने घटाया, इसको बढ़ाया, फिर मैंने कहा इसको घटाया और इसको बढ़ा दिया, इसको घटाऊंगा, इसको बढ़ाऊंगा, फिर मैंने कहा कि भाई इसको घटाया, इसको बढ़ा दिया। तो ये तो यही बन गया ऊपर 7 8 7 5 या 8 5 7 सेंटीमीटर। बात है कि यहाँ पर गाड़ी इसके रोक दो। फिर और कुछ हो सकता है क्या? तो आपने देखा सबसे बड़ी साइड मैं लिखता हूं आपकी बार 7, ठीक है 7। सॉरी, बात को सुनिए पहले ध्यान से, देखिए कैसे आगे कंसेप्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ 7 लिया, फिर मैंने कहा कि अब मैं सबसे बड़ी भुजा को अगर 7 ले लेता हूं तो बाकी 2 भुजाएं क्या होनी चाहिए? तो आपने कहा ये 7 हो गया, तो बाकी का 20 में से घटा दीजिए, बाकी का टोटल भी क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए, यानी बाकी का टोटल क्या मेरे पास बचना चाहिए? 13। तो मैंने कहा ये 7 है, अगर मैं इसको 7 ले लूँ तो 7 7 14, 14 और 6 क्या हो गया? बन गई बात, यहाँ पे पूरा 20 हो गया। अब मैं कहूँगा एक को मैं घटाऊंगा, इसको मैं कम करता हूँ, श्रिंक करता हूँ, तो ये साइड बढ़नी चाहिए, टोटल 20 ही चाहिए मुझे। तो फिर वापस से आप देखो यही चीज़ बन, ये होने का सवाल ही नहीं, हटाइए इसको। अब कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने कहा जो टोटल ट्राइंगल हैं, जो टोटल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहे हैं वो बन रहे हैं मेरे पास 8। इस बात को पहले आप नोट कर लें, फिर मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आपको सामने दिखाऊंगा, ठीक है। या मैं इसको यही समझाता हूँ पहले, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक पे बात करेंगे। वो क्या है तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला आपसे सवाल पूछा गया था कितने ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो पहले सवाल का जवाब आपके सामने क्या आएगा? तो आप कहेंगे साहब ये है 8, ठीक है। आप कहेंगे कितने स्केलन ट्राइंगल बन रहे हैं? स्केलन ट्राइंगल आप जानते हैं कि कितने विषम बाहु त्रिभुज बन रहे हैं, सभी भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए। तो पहला आपने देखा ये एक समबाहु त्रिभुज है, पहले ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलन ट्राइंगल है। ध्यान से समझिए, ये एक स्केलन ट्राइंगल है, इसको हटाइए, स्केलन ट्राइंगल। ये एक स्केलन ट्राइंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज है। ये एक स्केलन ट्राइंगल है जो एक विषम बाहु त्रिभुज है। ये कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर कितने स्केलन ट्राइंगल हैं? तो आपने कहा जो स्केलन ट्राइंगल है ना साहब वो है 4 इसमें, यानी विषम बाहु त्रिभुज 4 है। अब बात आती है कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, ठीक है। तो पहले डिटेल में देखिए, पहले क्या कहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो आपको जो समझाया गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है भाई? 2 भुजाएं बराबर हो। तो ऐसा कौन सा आपको दिख रहा है पेयर जहां पे 2 भुजाएं आपको बराबर दिख रही हैं? तो आपने कहा ये रहे साहब आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज ये है, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है, और तीसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है, और चौथा आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 भुजाएं 6 6 की हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है। आपने कहा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कितने हैं? तो इसका जवाब आपने दिया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल भी 4 हैं, ठीक है। आपने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो अगला सवाल था, समबाहु त्रिभुज कितने हैं? तो तीनों भुजाएं आपको कहीं पे भी इसमें बराबर नहीं दिख रही हैं, क्योंकि 20 सेंटीमीटर के अगर मैं 3 बराबर हिस्से करूं तो तीनों हिस्से पूर्णांक मान में आ जाएंगे और कहीं पे भी वो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। 8 पॉइंट समथिंग 8.33 बन जाएगा तिहाई हिस्सा, तो वो पूर्णांक मान कहाँ है? तो कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। इसका जवाब क्या है? 0। पॉइंट समझ में आया? अब इस पूरी बात को आप एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी बात जो मैंने आपको समझाई, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, और वो शॉर्टकट क्या है उस पर जरा गौर कीजिए। पहले पेपर में कभी भी इस प्रकार का सवाल आए, अब देखो सवाल तो पेपर में आएगा, आप यकीन कीजिए ये सवाल पेपर में आया हुआ है और सीटेट के पेपर में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल की आप बात छोड़ दो, ठीक है, लेकिन पहले आप इस पर गौर कर लो, फिर मैं ले चलता हूं क्या क्या सवाल आपसे रिसेंट एग्जामिनेशन में इस पे सवाल पूछे गए, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो कुछ ट्रिकी फार्मूलेज हैं, ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ ट्राइंगल, आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। यहां पर जो पी है ना, जो पी है वो पेरीमीटर है, पी जो है वो परिमाप है, यानी पेरीमीटर है, जो पी लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना। अब जब पी इवन होती है और टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल चाहिए तो एक फार्मूला है p²/48, याद रखिएगा, p²/48। जल्दी करना है तो याद रखना पड़ेगा। कैसे बनता है इस पर मैं समझाऊंगा। ये कैसे बनता है, अगर मैं इसके पूरे एक्सप्लेनेशन पे आके गया तो ये एक्युलेरियन सीरीज होती है, जो कि अगर मैं उस पर गौर करने लग जाऊं, बताने लग जाऊं, तो पूरा का पूरा लेक्चर उसी पर चला जाएगा। और वो उसका प्रूफ जो है वो आपके किसी भी जो आपके जो सिलेबस है उसको कहीं टच नहीं करेगा। वो आपको
आउट ऑफ द सिलेबस पूरा प्रूफ, मतलब उसमें जो भी बात मैं करूंगा वो आउट ऑफ द सिलेबस की बात होगी, इसलिए उस प्रूफ पे अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसी प्रूफ पे चर्चा करूंगा जिसमें हम लोग हमारे सिलेबस से संबंधित बात होती है। हमने उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं जो हमारे सिलेबस में काम आने वाली है। मेरी बात समझे? तो इसको आप याद ही आप रखिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्राइंगल व्हेन P इज इवन, P अगर सम है तो ये है P²/48। यदि परिमाप जो है अगर विषम है तो P+3² 48। ये हो गया टोटल ट्राइंगल के लिए। ये फार्मूला किसके लिए है? टोटल ट्राइंगल के लिए। अब ये है स्पेशल स्केलन ट्राइंगल के लिए। क्या लिखा गया? नंबर ऑफ स्केलन ट्राइंगल, स्केलन लिखा गया, ठीक है ना, यानी विषम बाहु त्रिभुज के लिए। ये किसके लिए है? विषम बाहु त्रिभुज के लिए। केवल और केवल विषम बाहु त्रिभुज आप कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला। आप कहेंगे समबाहु और आइसो समद्विबाहु के लिए भी कुछ है, तो वो जरूरत नहीं है, वो इसी से बात बन जाएगी। कैसे बनेगी समझाऊंगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल, ये मैंने दोनों बता दिए। स्केलन ट्राइंगल के लिए, विषम बाहु के लिए अगर P सम है तो P-6² 48, और अगर P विषम है तो P-3² 48। ये 4 फार्मूलेज आपके पास होने चाहिए। तो मैंने पहला फार्मूला बताया क्या, कि अगर आपको परिमाप दिया गया है तो परिमाप का आप वर्ग करें और 48 से भाग दे दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आ जाएंगे, यदि परिमाप आपके पास सम है। और अगर परिमाप विषम है तो परिमाप में 3 जोड़कर वर्ग करके 48 से भाग दीजिएगा तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आ जाएंगे। अगर परिमाप आपके पास सम है और परिमाप में अगर आपसे पूछा जाए कितने विषम बाहु त्रिभुज बन सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? P-6 करेंगे, P-6 का स्क्वायर करके आप 48 से भाग दे देंगे तो आपके पास टोटल स्केलन ट्राइंगल आ जाएंगे यदि P सम है। तो मेरी बात समझे, ये कुछ फार्मूलेज हैं, इसको आपको टेस्ट पे रखना पड़ेगा। नोट्स में इनको जरूर रखिए, इनकी क्या भूमिका है। चलिए दिखाते हैं। समझ गए क्या है, पूरी गेम क्या है? समझे अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अब आप देखो, इस सवालों को बाद में करेंगे, आइए इस सवाल को करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब मैं आपको समझाता हूं जो हम लोगों ने फार्मूलेज हैं उसका इस्तेमाल। देखो, पहला सवाल, परिमाप मुझे दिया गया था 20 सेंटीमीटर। ये मैंने आंसर सामने लिखे हुए हैं, इसको आप लोग समझ ही चुके हैं। इसको मैं हटाता हूं। अब जरा समझो, मुझे निकालना पहले सवाल का जवाब। मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि टोटल मुझे ट्राइंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? P² 48 करूंगा। टोटल कुल कितने त्रिभुज में बना सकता हूं, तो मैं करूंगा 20 का स्क्वायर बाई 48 करूंगा। ये टोटल ट्राइंगल किया, पहले सवाल का जवाब, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा? देखो, 20 का को 20 गुणा 20 बटे 48 है, ऐसा समझिए। तो मैं 4 से काटूंगा, ये 5 हो गया, 4 से काटूंगा 5 हो गया, 4 4 यानी मैंने 16 से इसको काटा तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझे, ठीक है। तो ये हो गया 25/3, और 25/3 को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8.33। अब एक चीज थोड़ा सा गौर जरूर कर लेना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे बोलना। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स है ना, इसका मतलब होता है नियरेस्ट वैल्यू। क्या होता है? नियरेस्ट वैल्यू। क्योंकि आप जब डिवाइड लगाओगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में भी आ सकती है। तो आपको उस पॉइंट्स, जैसे 8.33 आ रहा है तो नियरेस्ट क्या है? तो 8 है, तो 8 आपको लेना है, ठीक है ना। तो इस पे आप बात समझ गए होगी मेरी। आइए वापस, ये रहा। तो 8.33 आया। अब आप कहोगे कि कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आपको इसका जवाब क्या दोगे साहब? इसमें 8 है, नियरेस्ट वैल्यू 8 है, तो 8 टोटल ट्राइंगल बनेंगे। एक छोटी सी बात से हमने इसका आंसर दे दिया। क्या किया? P² 48 यानी 20 का स्क्वायर बाई 48 किया और हमारा आंसर आ गया। इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाउ मैनी स्केलन ट्राइंगल कैन बी फॉर्म? कितने विषम बाहु त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि P-6 का स्क्वायर बाई 48 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि P जो है सम है, यहाँ पर P यहाँ पर सम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 × 14 बाई 48। 2 से काटिए 7 बार, 2 से काटिए 7 बार, ऊपर आपने 4 से काटा है, नीचे भी 4 से काटिए, 1 और 2 12 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा 49 बाई 12। 49 बाई 12। जब आप 49 बाई 12 करोगे, ठीक है, डिवाइड लगाओगे तो आपके पास आएगा कितना? 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 48 होता पूरी तरह से कट जाता है, मेरी बात समझे, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपके पास दूसरे सवाल का जवाब क्या आ गया? स्केलन ट्राइंगल कितने हैं?
तो आपने कहा साहब 4 है। मेरी बात समझे, क्या किया हमने, p माइनस सिक्स का होल स्क्वायर बाई 48 किया, हमारे पास आंसर आ गया। तीसरा, अब आप सवाल हमने इन दोनों के लिए तो बात कर ली, ये इसके लिए फार्मूला है, इसके लिए स्केलर के लिए फार्मूला और टोटल ट्रायंगल के लिए है। अब इनका क्या करें, जो आइसोसेलेस और इक्विलेटरल पूछ लेगा तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे को ये पता है कि कुल त्रिभुज कितने बन रहे हैं और आपको ये पता है कि उसमें स्केलन कितने हैं 4, तो बाकी के जो बचे हैं अगर मैं इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं, समबाहु त्रिभुज की बात करूं, अर्थात मैं इस सवाल की बात करूं, ये कितने होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इनकी मैं बात करूं, समद्विबाहु त्रिभुज की मैं बात करूं, ये कितने होंगे। तो मुझे पता है कि 8 में से 4 घटा दूंगा तो मेरे पास 4 बचेंगे। अब ये 4 में विषमबाहु त्रिभुज अलग हट चुके हैं और बाकी के 2 प्रकार के त्रिभुज ही बनते हैं जो समद्विबाहु होंगे और समबाहु होंगे, यानी आइसोसेलेस होंगे, इक्विलेटरल होंगे। अब इक्विलेटरल की कंडीशन केवल एक होगी, इक्विलेटरल की कंडीशन, समबाहु त्रिभुज की जो कंडीशन होगी वो केवल एक होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की जो कंडीशन होगी वो केवल एक होगी जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी। क्या 20 के आप 3 टुकड़े बराबर कर सकते हो जो इंटीजर पार्ट्स में हैं? तो आप कहेंगे नहीं, ये 8.33 आएगा, तो आपने कहा 0, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो निश्चित तौर पर जो बाकी के 4 बचे हैं वो आइसोसेलेस ही होंगे जिनकी संख्या दी गई है। तो मेरी बात आप समझे कितनी जरूरी बात है और कितने आसानी से हम लोग इसको आंसर बता सकते हैं। पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से चला गया होगा और मैं सोचता हूं, अब मैं समझ पा रहा हूँ और मैं इस पे आप पे दावे के साथ अब कह सकता हूं कि आपको इसमें इस तरह के सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब ये सवाल कहाँ पूछे जाते हैं तो आप देखो, रिसेंट एग्जामिनेशन, आप एसएससी की बात छोड़ो, ये सीटेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। किस में पूछा गया? सीटेट में पूछा गया, ठीक है। कहाँ गया सवाल, एक मिनट रुको जरा, ये हो गया, चलो ये सवाल है, उत्तर बताना जरा क्या होगा। अब आप बाकी के लोग चाहे कैसे कर रहे हो, बाकी के लोग इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे, ये साइड हो सकती है, ये साइड हो सकती है, ये साइड हो सकती है, फिर ये साइड होगी, ये होगी, ये होगी, दिमाग लगाएंगे पेपर में। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, हमारे सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, p²/48 करेंगे, आंसर पे टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया गया था, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल चाहिए ना, कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो हम जान गए ना, परिमाप का स्क्वायर करेंगे, यानी p का स्क्वायर 12 × 12/48 कर देंगे और हम अपने जवाब पे, ये 4 बार घटेगा और 4 से ये 3 बार घटेगा, ये त्रिभुज बनेंगे 3, खत्म, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। तो बात यह है कि अभी भी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये जो चीज़ है इसको आप डिटेल में अभी फिर बताओ, मतलब कि ये फार्मूला जो है, ये ट्रिकी अप्रोच जो है बहुत जल्दी हजम नहीं होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए कुछ और इसकी भी तरीके समझाओ, ठीक है। तो चलो इसको डिटेल में करते हैं जैसे बाकी के सारे लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, परिमाप कितना दिया गया 12, आपको पता है कि सबसे बड़ी साइड आप क्या ले सकते हो, आपको पता है इसका आधा करूंगा तो 6 होगा, 6 से आप बड़ी नहीं ले सकते हो, 6 से आपको कमी रखनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी साइड मान लीजिए आपने ली है 5, ठीक है। सोचिए जरा, आप इस चीज को सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि सबसे बड़ी भुजा 5 है, अगर आप अगली भुजा को भी 5 ले सकते हो और अगली भुजा को आपको 2 लेना पड़ेगा, त्रिभुज बन जाएगा, सही है। अच्छा, अगर मैं एक साइड को आप कम करूंगा, इसको कम करूंगा, 4 करूंगा तो इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, बन गया त्रिभुज। अगर मैं इस साइड को कम करूंगा तो इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ये बात खत्म हो गई क्योंकि ये और ये एक ही चीज है, ठीक है, ठीक है ना। अब लेते हैं 5 की सबसे बड़ी भुजा की बात, अब खत्म कर दो, अब इससे कम नहीं चलेगा। अब मुझे इससे छोटी भुजा लेनी पड़ेगी 4 से चलाते हैं। चलो मैंने इसको 4 लिया, इसको 4 लिया तो अगली भी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इससे कम ले सकता हूँ तो क्या, और तो मैंने इसको थोड़ा सा, इसको ये कम किया, इसको मैंने बढ़ा दिया। अब आप देखो 3 4 5 आप पहले भी ले चुके हो, यहाँ पर इसको हटा दीजिए तो यहाँ पे कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी भुजा को आप 3 नहीं ले पाओगे, सबसे बड़ी भुजा को आप 3 नहीं ले पाओगे, ठीक है ना, मेरी बात समझे। तिहाई से छोटी थोड़ी ना हो जाएगी सबसे बड़ी भुजा यार, ठीक है ना मेरी बात। तो यहाँ पर बात खत्म कर दो। ये नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन गए, 1 2 और 3, ये हो गया पूरा इसका डिटेल। इसके बारे में हमने सोचा कि कौन कौन सी साइड कहाँ पे रखनी चाहिए, लेकिन हमने इस पे नहीं सोचा, इस पे हम तुरंत इसको सोचेंगे 48 12² 40 और टिक लगा देंगे। अब आपसे ये पूछिए कि कितने समबाहु त्रिभुज की बनने की कंडीशन होगी, तो केवल एक
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 पार्ट्स में, इंटीजर पार्ट्स में तो है, नहीं तो नहीं। जैसे 4 4 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है इसमें, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक विषमबाहु त्रिभुज है। 3 प्रकार के त्रिभुज है। अब ये पर्टिकुलरली समकोण भी है, 3 4 5 का ट्रिपलेट है यहाँ पर, ठीक है ना, मेरी बात समझे, सही है। तो ये सीटेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। इससे पहले ये सवाल जो आते थे, जो मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया, वो कैट में आया हुआ था कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। इसकी मैंने पूरी डिटेल जानकारी आपको दी। ये वाला सवाल ये कैट में आया हुआ था, और इसमें केवल ये सवाल पूछा गया था, पहला नंबर सवाल कैट 2002-2003 का सवाल है, ठीक है ना। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि मैंने सीटेट का एग्जाम्पल आपको दे दिया तो ये सवाल पूछा नहीं जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है, तो सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो केवल उतनी बात को अगर आप जानना चाहते हो कि त्रिभुज का निर्धारण 3 भुजाएं देकर त्रिभुज किस प्रकार का होगा, उतनी जानकारी से अब बात नहीं बनेगी, चीज़ों को अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो समझिए सारी बात को, जो चीज़ बताई जा रही है अभी, और इसका एक्सटेंडेड फॉर्म हम देखेंगे, और वहाँ तक देखेंगे जहाँ तक सवाल पेपर में आता है। इस सवाल को उत्तर बता दीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक त्रिभुज की भुजाएं पूर्णांक मान में है, परिमाप 18 सेंटीमीटर, कितने विषम बाहु त्रिभुज बनेंगे, कितने विषम बाहु त्रिभुज बनेंगे। आप जानते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, 18, क्योंकि परिमाप जो है वो इवन है, परिमाप जो है इवन है, और मुझे विषम बाहु त्रिभुज निकालने हैं। तो परिमाप का मैंने 6 से 6 घटाया, उसका वर्ग किया, और उसे 48 से भाग दे दिया, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 14 गुणा 14 बटे 48। काटिए इसको, ठीक है, 2 से काटिए, 7 आ जाएगा, 2 से काटें पर 24, या इसको भी 2 से काट दो, 4 से काटा गया है नीचे, ऐसा समझो। 4 से काटने पर कितना आ जाएगा, 12, तो कितना आ जाएगा 49/12, डिवाइड लगाओ इसको, कितनी बार जाएगा, 4 दशमलव समथिंग चला जाएगा, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर परिमाप है, तो ट्रायंगल यहाँ पर कितने बनेंगे, 4, और 4 विषम बाहु त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है ना। बात खत्म है करो यहाँ पर, ठीक है, 4 विषम बाहु त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका जवाब, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है। आगे बढ़ो, ये हमने बात कर ही ली है, ये हो गया, ये हो गया, आ गया। अब जो मैंने अभी आपको समझाया, उसके आधार पर मैं ये चाहता हूँ कि आप इस सवाल को ज़रूर करें। इसमें पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर दिया गया है, परिमाप 15 सेंटीमीटर देकर आपसे ये सारी चीज़ें पूछा गया है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका उत्तर बताएं, ठीक है, और ज़रूर लिखें, वीडियो को पॉज करें, और मेरे साथ साथ इस क्लास को कंप्लीट अगर आप कर रहे हैं तो आप इस सवाल का जवाब बताएं पहले, फिर आगे के लेक्चर को सुने। आगे और भी चीज़ें मैं समझाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ों पे बात करने जा रहा हूँ अभी मैं। तो आप समझें मैं क्या चाहता हूँ आपसे, कि मैंने जो आपको सिखाया वो आपको समझ में आया, अच्छी तरह से आया, तो इसको अप्लाई करो, बस इतनी सी बात। अब मैं इसका सॉल्यूशन भी फटाक से यहाँ पर लिख देता हूँ और मैं आगे बढ़ूँगा। एक त्रिभुज की भुजाएं, मतलब आपको पॉज करके सॉल्व करना है, मैं तो करा ही रहा हूँ, ठीक है ना। परिमाप त्रिभुज की भुजाएं पूर्णांक मान में है, परिमाप 15 सेंटीमीटर है, तब हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, कितने त्रिभुज बनाए सकते हैं। परिमाप अब की बार किस में है, 15 सेंटीमीटर, किस में है, 15 जो है वो क्या है, विषम संख्या है। और याद रखिएगा विषम की संख्या के लिए p नहीं होता है, p+3 होता है, ठीक है ना, याद है, p+3, ठीक है, सही है ना। विषम के लिए p+3 है, और ये p-3 स्केलन के लिए, ठीक है, p+3 विषम के लिए याद रखिएगा p+3, और पर्टिकुलर स्केलर निकाला जाए p-3। आ जाओ वापस, ये रहा। क्या करोगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल चाहिए, पहले सवाल का जवाब 15 का स्क्वायर, 15 गुणा 15 बटे 48 कर दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल मेरे पास, सॉरी मुझे p+3 करना था, विषम था, ये एक ऑड नंबर है ना, 15 विषम संख्या, इस वजह से p+3 यानी 15 + 3 का स्क्वायर बाई 48 मुझे करना है। और मैं देखूं कहाँ पहुंच गया, 18 गुणा 18 बटे 48, इसको काटिए, 6 से काटिए 3 बार, 6 से काटिए 3 बार, 6 गुणा 6, हो 6 से 2 बार नहीं कटेगा, खैर इसको 6 से काटिए, तो ये 48 की जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास 8, और ये हो गया 3, और ये 18 था,
ठीक है। अब इसको 2 से काटिए, 9 बार कटेगा, और 2 से काटिए 4 बार कटेगा। ये हो गया 27/4, और जब मैं डिवाइड लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, सॉरी 6.24 हो जाएगा ना, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ये 6 पॉइंट मतलब 7 के करीब, 7 के करीब होगा ये नंबर, ठीक है। तो ये क्या क्या बन जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 7 हो जाएगा, यानी 6 पॉइंट नियरेस्ट 7 हो जाएगा, तो 7 ट्राइंगल बनेंगे यहाँ पर। तो ये मेरा जवाब हो गया, पहले सवाल का जवाब, ठीक है। दूसरा सवाल जब आप इसको करोगे, कितने स्केलन ट्राइंगल हैं, तो स्केलन ट्राइंगल के लिए क्या था, P-3, यहाँ पर P+3 था, P-3 था, तो P-3 करूँगा जब मैं, तो 15, 18 माइनस क्या करूँगा, सॉरी 15-3 करूँगा, 15-3 करने पर 12 आएगा, 12 का वर्ग करूँगा बटे 48 करूँगा। जब मैं इसको काटूंगा, मेरी बात समझ रहे हो, P-3/48 करूँगा, तो इसको जब मैं काटूंगा कितनी बार कटेगा, 4 बार, और ये कटेगा से 3 बार। मेरे पास जवाब क्या गया, 3। तो 3 स्केलन बन गया, 3 आपके पास, 7 क्या हो गए, टोटल ट्राइंगल बन गए, और 3 यहाँ पर, ये टोटल ट्राइंगल हैं, और ये आपके पास स्केलन ट्राइंगल हैं। मुझे बताओ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कितने रहेंगे। आप कहेंगे इसमें एक ही कंडीशन बनती है, अगर मैं इसको घटा, सॉरी मेरे पास 4 आइसोसेलेस ट्राइंगल रहेंगे, 1 मिनट, 4 आइसोसेलेस ट्राइंगल रहेंगे, यानी समद्विबाहु त्रिभुज मेरे पास 4 रहेंगे, ठीक है ना भाई। टोटल कितने थे, 7, स्केलन कितने हो गए, ये क्या हो गए, स्केलन यानी विषम बाहु त्रिभुज, तो 4 बचे वो आइसोसेलेस रहेंगे। और अगर मैं पूछूं इसमें इक्विलेटरल क्या होंगे, समबाहु क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होंगे, तो आपने कहा आइसोसेलेस ट्राइंगल समझ गए 4, और इक्विलेटरल क्या होंगे यानी समबाहु क्या होंगे, तो आप कहेंगे भाई टोटल मेरे पास 4 थे, 7 थे, 4 मेरे पास 3 मेरे पास विषम बाहु निकल गए, तो मेरे पास बाकी के बचे जो 4 है वो समबाहु होंगे, और उसमें कुछ समद्विबाहु होंगे, ठीक है ना। तो आप इसको देखो, क्या 15 को आप 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, आप कर सकते हो, कह सकते हो हाँ 5-5-5 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये बात कंफर्म हो गई, एक इक्विलेटरल होगा। तो बाकी का जो बाकी का बचा कुचा कितना हो गया, 3, वो आइसोसेलेस होंगे, सही है, क्लियर बात। 7 टोटल थे, 3 स्केलन हो गए, 4 बचे, उसमें से एक पार्टिकुलर समबाहु हो गया और एक बच गया समद्विबाहु हो गया। अच्छा, एक मैं छोटा सा सवाल बात करूंगा जरूर यहाँ पर, क्योंकि एक छोटा सा कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे ये समबाहु त्रिभुज पूछे ना, देखो ये चारों सवाल के जवाब हो गए। पहले सवाल का जवाब क्या था, ये पहला सवाल, ठीक है ना, ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरे सवाल का जवाब क्या था, स्केलन ट्राइंगल का, ये 3। और तीसरे सवाल का विषम बाहु त्रिभुज का क्या, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज का क्या था, तीसरे सवाल का जवाब ये, और चौथा इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज का ये जवाब। चारों जवाब हैं आपके पास, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक छोटी सी बात जरूर मैं करूंगा, नहीं तो आप लोग कंसेप्ट में गड़बड़ कर देंगे, कि मान लीजिए आपसे ये ना पूछा जाए, इक्विलेटरल की बात ना की जाए, ये सारे सवाल यहां से गायब कर दिए जाए, आपसे केवल ये पूछा जाए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कितने हैं, केवल समद्विबाहु पूछा जाए, तो देखो जरा, समद्विबाहु आपको ये बोलता है कि 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और समबाहु आपसे ये बोलता है 3 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। लेकिन इस समबाहु के अंदर भी तो 2 भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो अगर आपसे केवल और केवल समद्विबाहु का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको ये नहीं देखना उसमें से एक इक्विलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपको टोटल के टोटल 3 और 1 4 पे टिक लगाना है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है ना। उसमें जैसे इसमें दिख रहा है कि समद्विबाहु कुल मिलाकर 4 बन रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलरली इक्विलेटरल है। लेकिन आपसे समद्विबाहु पूछा जाए तो आपको टोटल 4 पर टिक लगाना है, इक्विलेटरल पूछा जाए तो 1 है, ठीक है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा वैसे कि इक्विलेटरल क्या है, ठीक है, कितने बनेंगे, तो आपको पता ही है 3 बराबर हिस्से में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सारे कंसेप्ट को समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिखना जरूरी होता है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, अब तक इसमें कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। और एक आगे के सवाल पे अगर मैं बात करूं, तो ये लो, सवाल को मैंने चेंज कर दिया और एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब की बार आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड, कितने त्रिभुज बनाए सकते हैं, कितने, लो अब की बार सवाल किस प्रकार का है, कितने एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज बना सकते हो, कितने राइट एंगल बना सकते हो, कितने ऑब्ट्यूज एंगल बना सकते हो। समझ में आया, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था
भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज का विभाजन होता है वो पूछा गया था, कितने आप समबाहु बना सकते हो, कितने विषमबाहु, कितने समद्विबाहु। लेकिन यहां पूछा गया कितने समकोण, कितने अधिक कोण और कितने न्यून कोण बना सकते हो। ये सवाल अलग हो गया, ठीक है। और दोनों कैटेगरी के सवाल को आप लोग फोकस कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और जो भी एग्जामिनेशन की डिमांड है, जहां तक हमको आगे बढ़ना, हम इस एग्जामिनेशन यहां तक पूछेगा तो हम यहां तक पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन की औकात नहीं है जो हमारे सिलेबस से बाहर की बात करें, ठीक है। चलो आगे देखो, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और x सेंटीमीटर हैं और आपसे पूछा गया x, यदि x पूर्णांक मान है, ठीक है। तो देखो इस तरह का एक छोटा सवाल मैंने पिछले क्लास में आपको कराया था। उसमें यह बोला गया था कि त्रिभुज की भुजाएं अगर क्या क्या साइड थी उसमें 6, 10 और x सेंटीमीटर हैं तो x का क्या मान संभव है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था कि भाई कैसे फॉर्मेशन होगा, पिछले क्लास का लास्ट सवाल है। फिर मैंने आपको इसका सही तरीका जो पेपर में आंसर को देख कर टिक लगाना था वो ये था कि भाई इन दोनों का अंतर देखो 4 है ना, और इन दोनों को जोड़ देखो कितना आ गया 16। तो x का मान है 4 और 16 के बीच में ही लाई करेगा। इस बात को हमने समझा था, ठीक है ना। बस इतनी सी बात, इसको हमने अच्छी तरह से समझा था, पिछली क्लास की बात है ये, ठीक है। तभी ट्राइंगल बन पाएगा, यानी x का मान 16 से कम होना चाहिए और 4 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। सही है इतनी बात। चलो अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे सिंपल सी बात ये पूछूं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है और जहां पर x पूर्णांक है, x पूर्ण अंक है, तब कितने कुल त्रिभुज बना सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखो, ये अलग कैटेगरी स्टार्ट हो गई, ये पेरीमीटर से रिलेटेड बात नहीं कर रहा है। मैं सबसे छोटा सवाल पूछ सकता हूं कि x के मान कितने संभव हैं, जो कि पिछली क्लास का लास्ट वाला सवाल था। तो जो मैंने अभी आपको समझाया या पिछली क्लास में जो हमने बात की उसके आधार पर x के कितने मान समझे हो सकते हैं। तो आपको मैंने इसका बताया था तरीका क्या होता है। इन दोनों का अंतर देखो कितना आ गया 7 और इन दोनों का जोड़ देखो कितना आ गया 17। इन दोनों का अंतर कितना आ गया 7 और इन दोनों का जोड़ हो गया 17, यानी जो x है वो 7 से तो बड़ा होगा और 17 से छोटा होगा। ये इसकी रेंज आ गई। x की जो वैल्यू की जो रेंज है वो क्या है, x का मान 7 से बड़ा होगा और 17 से छोटा होगा। तो मैं पूछूंगा x के कितने मान होंगे, तो आप कहेंगे साहब जो x का जो मान होगा ना, x की जो वैल्यू है 7 से बड़ी यानी 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, 17 नहीं हो सकती क्योंकि आपको यही वैल्यू लेनी है, इसके अलावा ये रेंज में हो लेनी है। तो मैं पूछूं आपसे कुल कितने त्रिभुज बन सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितने, 1, 2, मतलब x का मान इनमें से कुछ हो सकता है, बाकी के 2 वैल्यू तो कंफर्म है ही, ये तो कंफर्म है 15, 5 और 12, और बाकी का जो x है वो इनमें से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो पहला सवाल का जवाब आपके सामने आ जाता कि हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, पहला सवाल। और इससे भी पहला सवाल x के कितने मान हो सकते हैं, तो आपने कहा कितने हो गए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो x के जितने मान होंगे उतने ही आप त्रिभुज बना सकते हो। मेरी बात समझे, पहले सवाल का जवाब आ चुका है 9 सेंटीमीटर। अब सवाल आता है ये न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण का क्या करें, ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, आपके पास त्रिभुज की साइड दी गई है 5, 12 और इनमें से कोई सी भी साइड लूंगा मैं, ठीक है, या मैं 8 लूंगा, 9 लूंगा, 10 लूंगा, 11 लूंगा, जो भी लूंगा। तो निश्चित तौर पर जब मैं 8, 9, 10 और 11 तक ले रहा हूँगा, 12 तक ले रहा हूँगा, तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो 12 रहेगी, और क्यों, और सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे भी 12 दी गई। तो मैं क्या करूँगा कि पहले मैं लार्जेस्ट साइड पे फोकस करूँगा, कंसेप्ट को क्लियरिटी से दिखाने के लिए। लार्जेस्ट साइड अगर मैं 12 सेंटीमीटर लेता हूँ, इफ़, और मैंने लिखा यदि जो लार्जेस्ट साइड है यानी सबसे बड़ी भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, तो मैं बाकी के 2 भुजाओं को क्या लिख सकता हूँ, पहले तो उस पर गौर करूँ। तो अगर मैं सबसे बड़ी साइड को 12 सेंटीमीटर लेता हूं तो ध्यान से समझिएगा, तो आप समझें कि सबसे बड़ी भुजा इसमें मैंने 12 ले ली है और x जो है 12, x इनमें से कुछ भी होगा लेकिन 12 से बड़ा नहीं होगा,
ठीक है, और एक त्रिभुज बन रहा होगा 5 12 और x लेकर, और ठीक है ना, और पहली भुजा सबसे पहले मैंने 12 को लार्जर बोला, तो निश्चित तौर पर सबसे छोटी भुजा 5 होगी और एक भुजा सबसे बड़ी भुजा 12 होगी। तो छोटी भुजा जो मिडिल में आएगी वो इनमें से कुछ होगी, 8 9 10 11 और 12, इनमें से कुछ भी हो सकती है। मेरी बात समझे? तो यहां तक 1 2 3 4 5, यहां तक इन भुजाओं को लेकर मैं त्रिभुज बनाता हूं। पहले मैं पूरा फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा, फिर इसका भी हम जबरदस्त ट्रिक पे बात करेंगे। देखो जरा क्या, ठीक है। तो त्रिभुज बनाना स्टार्ट करें। मैंने ले लिया पहली बार में यहां पर 8, फिर मेरी बात समझो कैसे बनेगा। 8 अगली बार में लूंगा 9, फिर 12, फिर अगली बार में लूंगा 10 और 12, ऐसे लूंगा मैं, त्रिभुज बनता चला जाएगा। अब मेरी बात को सुनो कि मुझे बनाना है क्या, मुझे देखना है कि कितने समबाहु बनेंगे, कितने एक्यूट न्यून कोण, कितने अधिक कोण बनेंगे, सब बात मुझे देखना है। तो मैं एक चीज़ को जानता हूं कि अगर सबसे बड़ी भुजा 12 है तो 12 का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों से, जो कि मेरे पास ये बनेगी, से बड़ा है या छोटा है। हम जानते हैं बराबर होगा तो समकोण बनेगा, ये बड़ा होगा तो अधिक कोण बनेगा, ये छोटा बढ़ जाएगा तो न्यून कोण बनेगा। तो अभी आप मुझे बताओ ये क्या कंडीशन है, ये न्यून कोण की है अधिक कोण की। तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 8 64 और 25 को जोड़ूंगा तो 12 से ही छोटा रह जाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा। यानी इस कंडीशन में 12। ये पहला जो मैंने 5 8 और 12 को लेकर जो त्रिभुज बनाया, ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी भुजा का योग छोटी भुजाओं के जोड़ से ज़्यादा आ रहा है। ये जो त्रिभुज है ये ऑप्टिकोस एंगल ट्राइंगल है। कैसा है? ऑप्टिकोस एंगल ट्राइंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज। ओटी लिख दिया, अधिक कोण त्रिभुज समझ लो, ठीक है। अब देखो जरा, मेरे कंसेप्ट समझ गए किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। अब मैं इसको जल्दी से आगे बढ़ाता हूँ और देखिए, पहले मैं दिखाऊंगा कितने बन सकते हैं सारी साइड्स को लेते हुए, फिर हम शॉर्टकट्स की बात करेंगे क्योंकि हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना चुके होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलें करें आगे। देखो जरा, सबसे बड़ी भुजा मैंने ले ली 12। अब मैं एक भुजा लेता हूँ 5, क्योंकि 5 तो मेरे पास फिक्स्ड है, एक 12 ले चुका हूँ, बाकी x इनमें से कुछ होगा तो अब की बार मैंने लिए 9। अब मुझे बताओ ये कंडीशन क्या है, 81 और 25 क्या इससे ज़्यादा हो सकते? नहीं, ये भी अधिक कोण त्रिभुज रहेगा। आगे बढ़ो, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 125। अभी भी ये बड़ा रहा, ये अधिक कोण त्रिभुज ही बनेगा। अब देखो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, अब मुझे बताओ क्या रहा। तो 11 का स्क्वायर 121 और 5 का स्क्वायर 25, जोड़ देंगे 146, बड़ा हो गया। ये घूम गया यहां पर, ये साहब हो गया आपके पास न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सही है। अब देखो और देखो, यहां पर दोबारा देखो, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और आगे करूंगा मैं, अच्छा मैं 12 तक 11 तक ले चुका हूं। अच्छा 12 का स्क्वायर, ये भी आपके पास, अगर मैं सबसे बड़ी भुजा को 12 लेता हूं और 12 और 5 और साइड लेता हूं तो मैंने यहां तक ले लिया। तो अभी ये क्या बनाती है? अभी क्या बन गया? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बना? एक्यूट एंगल ट्राइंगल न्यून कोण त्रिभुज। सही है यहां तक। अब देखो जरा, यहां से कहानी थोड़ी सी बदलेगी। 12 का तक मैं पूरी बात को ले चुका हूं यहां तक, लेकिन जैसे ही मैं 12 के साथ, सुनो जरा मेरी बात को, 12 के साथ अगर मैं 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर ले लूं तो अब लार्जर साइड चेंज हो गई। मेरी बात समझ पा रहे हो? जो लिमिट थी 12 तक, मैंने यहां तक तो देखा। अब मैं जैसे मैं 13 लूंगा तो उस कंडीशन में 13 लार्जर साइड हो जाएगी। अगर मैं 14 लूंगा तो 14 लार्जर साइड हो जाएगी। तो यहां से लार्जर साइड की जो कंडीशन यहां से मैंने 12 को लेके जो समझाई थी वो बदल रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, लार्जर साइड को 13 ले रहा हूं। कुछ बहुत विशेष बात नहीं है, आप करते चले जाओ तो आपको 13 ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। तो आप कहोगे 13 लार्जर साइड है। जब 13 लार्जर साइड है तो आपको 13 को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो इफ लार्जर साइड, अब मैं यहां पर, क्योंकि यहां मैंने लिखा है इस वजह से मैं यहां पर लिख सकता हूं, इफ लार्जर साइड जो है वो ग्रेटर देन 12 है। इसको क्लियर करने के लिए इस बात को, नहीं तो कंफ्यूजन कहीं नहीं बने आपको बाद में, अगर स्क्रीनशॉट से इसको देखो तो। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैंने क्या किया यहां पर, अगर लार्जर साइड 12 से बड़ी है तो मैंने 13 लेता हूं, 13 का वर्ग किया, सही है, और बाकी के दो वर्गों को देखा 5 और 12 को, तो मैंने देखा ये 144, ये 14,
169 हुआ और ये भी 169 है, ये बराबर आ गया। तो जब ये बराबर होता है तो ये एक ही कंडीशन होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। अब आगे देखो, 13 का स्क्वायर, अब 13 नहीं लूँगा 14 लूँगा, बड़ी साइड अब की बात 14 है। तो 5 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर में क्या संबंध है? तो आप कहेंगे ये बड़ा निकल जाएगा इससे, ठीक है, 144 196 हो जाएगा, ये बड़ा निकल गया। बड़ा निकल गया तो ये कैसा बन गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब आप क्या करोगे? 15 का स्क्वायर लोगे, 5 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर से बड़ा ही होगा, क्योंकि आप बड़ी वैल्यू लेते जा रहे हो। यहाँ से जो भी बनेगा वो बड़ा ही बनेगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। ज़्यादा सोचने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खैर मुझे तो सब बात बताना है, इसलिए मैंने लिख दूंगा सारी साइड को, ठीक है ना भाई। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब 16 ये सारे मान हो गए। अब कंक्लूड करें सारी बात को, फिर इसके शॉर्टकट्स पे आएंगे, तो ध्यान से समझो। मैंने आपसे पूछा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कितने हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है और 6 है। कितने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हैं यहाँ पर? तो आपने कहा साहब 6 बन रहे हैं, बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो 6 यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, यानी अधिक कोण त्रिभुज। सही है इतनी बात। अब मैं आपसे पूछूं कि कितने इसमें न्यून कोण हैं, ठीक है, तो आप ये भी समझ सकते हो कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल केवल एक है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल कितने हैं? तो आप कहेंगे 1 है। तो 6 और 1 अभी 7 हो गए, तो बाकी जो 2 बचे हैं वो न्यून कोण त्रिभुज रहेंगे। तो इसका जो न्यून कोण त्रिभुज, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, ये अधिक कोण त्रिभुज मुझे नीचे लिखना था। स्केलन ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, सॉरी नीचे हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो अधिक कोण त्रिभुज कितने हैं? तो आपने देखा था कितने निकल के आए थे ये, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जवाब, लास्ट वाले सवाल का जवाब है 6, ठीक है। राइट एंगल कितने हैं? एक ही कंडीशन थी बराबर वाली, जो कि ये थी, ये राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन है, तो आप कहेंगे 1 है। अब 9 में से 6 और 1 7 तो हटा दीजिए, बाकी क्या बचे? 2, तो 2 न्यून कोण त्रिभुज होंगे। ये बात हमने समझ ली, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये पूरी कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर, मैं चाहता हूं, नोट करें। सही है? चलो अब मैं इसके शॉर्टकट की बात करता हूं। अगर हमारे पास ये सवाल आ गया तो बाकी के लोग इसी तरह से करेंगे, लेकिन हमारे सारे स्टूडेंट्स को किस तरह से करेंगे? तो निश्चित तौर पर सबसे आगे करेंगे, सबसे जल्दी करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे सुनो। न्यून कोण त्रिभुज की जब बात आती है, देखो न्यून कोण त्रिभुज पहला जो दिया गया, इस पे आप जरा फोकस करो। कैसे फोकस करना है, ध्यान से सुनो। न्यून कोण त्रिभुज की कंडीशन क्या है? तो आप बोलोगे अगर सबसे बड़ी भुजा आपने 12 ली थी, पहली कंडीशन ही बनती है 12, ठीक है। फॉर एक्यूट एंगल, क्लियर कर देता हूं मैं, फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी मैं बात कर रहा हूं न्यून कोण त्रिभुज की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की कंडीशन ये होती है कि अगर सबसे बड़ी, पहली या तो सबसे बड़ी भुजा 12 होगी या सबसे बड़ी भुजा x होगी, यही होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी भुजा 5 तो हो नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी 12 दिया गया। इसका बाप यहाँ पे बैठे हुआ है, तो 5 को कैसे बड़ा कर दोगे आप? 12 बैठे हुआ है, तो या तो 12 होगी या x होगी। तो मैंने माना कि सबसे बड़ी भुजा अगर 12 है, तो पहली कंडीशन जो है 12 का जो स्क्वायर है, 12 का जो स्क्वायर है वो अगर बड़ा है, इफ लार्जर साइड, लिख दूं क्या? if larger side 12 centimeter, then for acute angle triangle, for this condition 12 square is less than 5 square plus x square. तो 12 square minus 5 square is less than x square। पहली बात ये बन के आई यहां से, सही है। अब बात आती है कि if x larger side x सेंटीमीटर, यदि x है वो सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, ठीक है ना। हम लोग शॉर्टकट्स निकालने की बात कर रहे हैं, तो पूरी बात को समझें। अगर x सबसे बड़ी भुजा है
तो आपके पास ये कंडीशन आती है, तो एक्स का स्क्वायर जो छोटा होना चाहिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर से, तब ये एक्यूट एंगल की कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर छोटा आ रहा है किससे, 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर, बड़ा आ रहा है एक्स स्क्वायर 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर से, और यहाँ एक्स स्क्वायर छोटा आ रहा है 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के टोटल से। इन दोनों बात को अगर मैं कंबाइंड करके लिखूँ, इन दोनों बात को अगर मैं कंबाइंड करके लिखूँ तो मेरे पास कंडीशन कुछ बन के आ रही है ऐसी, क्या, अब मैं लिखूँगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर से, तो बड़ा है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और छोटा है 5 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर से। ये मेरे पास फाइनल कंडीशन आ गई। अब मैं देखता हूँ ये कितना बन गया, तो मैं कहूँगा 12 का स्क्वायर 144 में से 25 जाएंगे तो 119 आ जाएगा, ठीक है, और ये स्क्वायर है तो यहाँ रूट लगा दो, और यहाँ मैं लिखना चाहूँगा केवल एक्स। ये कितना आ जाएगा 169 हो जाएगा, और इसका जो रूट हो जाएगा 169 का वो हो जाएगा 13। 119 10 और 11 के बीच की वैल्यू है, ठीक है, तो मैं नियर अबाउट वैल्यू, क्योंकि कंप्लीट 11 नहीं है तो मैं इसको 11 10 से बड़ा बोलूँगा। 119 10 से बड़ा है, और रूट 119 जो है वो 13 से, रूट 119 तो कंप्लीट 13 होती है, तो ये मेरे पास फाइनल वैल्यू आई है, आप देख पा रहे हो बहुत अच्छी तरह से, क्लियर तरीके से। तो x की मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, x जो मेरे पास आया, दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, वो ये आया, ये मेरे पास कंडीशन आई। ये किसकी कंडीशन है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। जब हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो मेरे पास ये बात बहुत कंफर्म हुई है, केवल x के दो मान जो हैं वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल देंगे, अर्थात दो ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। मेरी बात समझे, दो ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, और ये बात पकड़ में आती है, ये सवाल उड़ गया, ये सारे सवाल खत्म। एक दृष्टि डालने की जरूरत है सही तरीके से। तो अब वो कहोगे कैसे, पहले इस बात को समझ पाए तो x के कौन कौन से मान आए समझ में आपके, तो आपको समझ में आ गया जो x की जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी अर्थात 11 12, लेकिन 13 से छोटी होनी चाहिए, तो केवल दो ही होगी, ठीक है, 11 और 12। तो मेरी बात आप समझ पाए कि x केवल 11 और 12 की कंडीशन में, यानी 5 11 और 12 से एक त्रिभुज बनेगा, या 5 12 और 12 से जब त्रिभुज बनेगा तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, अर्थात एक्यूट एंगल ट्रायंगल केवल दो निकलेंगे। इस बात को आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लो उसका। मैं आगे बढ़ूंगा और आगे की बात करता हूं यहां पर, तो ध्यान से सुनिए। ये सारा गेम अगर आपको समझ में आ गया ना, फिर इसका शॉर्टकट देखो, मेरी बात सुनो, कि मुझे अगर ये पता लग जाए कि इस पूरे गेम में से कुल त्रिभुज कितने हैं, तो सबसे पहले मैंने कहा इन दोनों को जोड़, ये रेंज आ गई, और इस रेंज के आते ही मैं दोनों को जोड़ा 7 आया, दोनों को जोड़ा 17 आया, घटाया 7 आ गए, तो रेंज मेरे पास तय हो गई भाई, एक्स की जो मान होगी 7 से बड़ी, और यानी 8 से 16 होगी, अर्थात कितने मिला के 8 से 16 तक मान रहेंगे, तो कुल मिला के ये 9 मान हो जाएंगे, ठीक है ना। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 मान, ठीक है ना। तो एक्स की जितने मान होंगे उतने ही त्रिभुज बनेंगे। तो पहले सवाल का जवाब मेरे पास क्लियर है, कितने 9, ठीक है। अब पूछा जाए कि कितने, अब विषम बाहु कितने अधिक कोण त्रिभुज बनेंगे, तो उसको छोड़ दो, मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकाल सकता हूं ना। ये सीधे इस बात को सोचूंगा क्या कि 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर से बड़ा होगा डिफरेंस से, और इनके सम से ज्यादा होना चाहिए एक्स का मान। तो मैंने जब उसको एक्स के मान पे फोकस किया तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई। तो जब मैं इस बात को क्लियर कंसेप्ट को हम लोग समझ जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। मुझे समझ में आ गया 9 में से 2 एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। जब 9 में से 2 एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैं, तो बाकी बचे कुछ क्या कर रहे हैं, 7 क्या है, बाकी जो 7 ट्रायंगल बचे हैं वो क्या है। तो आप कहेंगे जो ट्रायंगल है ना, समकोण त्रिभुज की तो 1 या 2 कंडीशन मैक्सिमम होंगी, ठीक है ना। तो जो 7 बचे हैं वो या तो समकोण होंगे या अधिक कोण होंगे, सही है। तो मेरे पास एक बात तो कंफर्म है ना भाई, 5 और 12 तो कंफर्म है, तो x की जगह पर इनमें से कोई रेंज में से कोई वैल्यू आ रही जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रही, तो आप कह रहे हैं हाँ आ तो रही 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता। तो ये समझ में आ गया कि एक समकोण है। अब कितने बचे, तो आपने कहा कि 3 निकाल दीजिए तो बचेंगे 6। तो मैंने कहा अधिक कोण कितने हैं, तो 6 है। मेरी बात समझे, एक छोटी सी बात से बात निकल गई। मेरी बात आप समझे, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, इसको नोट कर लो। मैं फटक से इसका जवाब एक फाइनल कंक्लूजन देता हूं, बात को खत्म करता हूं। ये पूरा रंगना नहीं है, रंगा मैंने इसलिए है कि सब बात को समझा पाऊं, जैसे आगे के सवाल आए तो बिल्कुल उड़ा पाओ देखते ही,
सही है। कंसेप्ट ऐसे ही बनते हैं, धीरे धीरे करके सिखाया जाता है सारी चीज़ को रूट से। फिर दिमाग में जब एक एक पिक्चर क्लियर होती है, ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक एक पॉइंट्स आपका क्लियर होता है, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आता है कि हमको बात समझ में आने लगी है। आपकी समझ ही आपको आगे बढ़ाएगी, रटने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। रट्टा से गणित कभी करी नहीं जा सकती है। तो अब मैं कहूंगा कि फाइनल आपके सामने एक सवाल लिखा है, मैं इसका डेटा को 5-12 कुछ भी कर दूं चेंज, आप इन सभी सवालों के जवाब का आंसर दे सकते हो। ऐसा मैं एक आध होमवर्क आपको दे दूंगा, आप मुझे इसका जवाब बोलो कि मुझे इस पर अब क्या करना हो, कितना समय मुझे लगेगा। तो सबसे पहले मुझे ये देखना, पहले सवाल का जवाब, ध्यान से सुनो, बहुत जल्दी से तेजी से काम करेंगे। सबसे पहले सवाल का जवाब, इन दोनों को जोड़ा 17, इन दोनों को घटाया 7, 7 और 17 के बीच में रहने वाला x के जितने भी मान होंगे, ठीक है, 9 मान आ रहे हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 मान आ रहे हैं। x के 9 मान होंगे तो कुल मिला के त्रिभुज 9 बनेंगे। एक बात यहां से कंफर्म करिए। अब मुझसे चाहे वो एक्यूट पूछे, राइट एक्यूट पूछे, ऑब्ट्यूज पूछे या कुछ भी पूछे, मैं निकालूंगा। राइट एंगल ट्रायंगल पूछे सीधे सीधे तो एक ही कंडीशन बन रही होगी, उसको देख लेना, एक या दो भी बन जाती कभी कभी, ठीक है ना। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर पूछे तो उसको अब नहीं निकालना, पहले आप एक्यूट एंगल की कंडीशन बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उसको निकालना। वो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, क्या, स्क्वायर का डिफरेंस। तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो आएगा 119, इसका रूट लगा दीजिए। फिर इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या, तो आप बोलेंगे 169 आएगा, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे 169 का रूट करेंगे तो 13 आ जाएगा। या मैं लिख दूं पूरा रूट 169, ठीक है ना। अब जो x लाई करेगा वो इसके बीच में लाई करेगा, और ये कंडीशन होगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, न्यून कोण त्रिभुज की। तो मुझे पता है 10 इंटीजर पार्ट लेना है, 10 और 13 के बीच में लाई करेगा तो x के दो ही मान है, 11 और 12। कंफर्म हुआ कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल इस केस में दो ही बनेंगे। मुझे कंफर्म हो गया इस बात से, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहाँ लिखा है, ये रहा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये दो बनेंगे। 9 में से 2 घटा दीजिए, बचेगा 7। अब 7 में से देख लीजिए राइट एंगल की कंडीशन क्या है, तो 5 12 2 दिया गया, इसके साथ 13 ही होगा। 5 12 दिया गया, ये इसके साथ 13 ही होगा, तो एक ही यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण बनेगा। और क्लियर हुई बात कि 9 में से घटा दीजिए इन दोनों को जोड़कर, तो बचेगा आपके पास 6। तो 6 बचेगा, वही तो होंगे अधिक कोण त्रिभुज। मेरी बात समझे कि अगर आपसे अधिक कोण त्रिभुज सीधे पूछता है तो आप इस वे में चलिए, ना कि वो पूरा छापने लग जाइए। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने लिखा था ये बन रहे हैं, ऐसे ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, वो आपको समझाने के लिए है। लेकिन काफ़ी सारे लोग उसी तरीके से इस पेपर को करेंगे जो मैंने दिखाया था, जो मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा था, क्योंकि वही तरीका लोगों को पता है, ज़्यादातर बच्चों को, और आप लोगों को निकलना है सबसे आगे, ठीक है। तो आपके पास, मेरी बात समझ पा रहे हो कि सब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो एग्जामिनेशन में आप लोगों को सबसे आगे निकाले, तो वो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब तक बात मेरी समझ में आ रही होगी और मेरा तरीका भी समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्वेश्चन को सामने रख के उस पर जादू दिखाने की बात नहीं करते, हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं। जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग और रूट पे जब हम वार करते हैं ना, तब चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, और ये कॉन्फिडेंट जो अंदर आता है वही एग्जामिनेशन को क्रैक कराता है। अच्छी तरह से मेरी बात समझ पा रहे होगे, और यही स्टडी करने का सही तरीका होता है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ लोगों को उतनी समझ नहीं आती, क्योंकि दिमाग लगाना कोई नहीं चाहता, सबको चाहता है, सब चाहता है जादू की पुड़िया वो उसको मिल जाए, ठीक है। कोई मास्टर ऐसा है उसको ट्रिक बता दे 2-4 और बस उससे खुश हो जाएगा, 1-2-4 सवाल कर लेगा, लेकिन होगा उससे कुछ, समय खराब होगा। 1 साल अगर यही सोच के साथ खराब कर दिए, 2 साल और खराब होंगे आगे के, ठीक है। एक चीज़ करो, जड़ पर वार करो, चीज़ें आसान बनाओ, ठीक है। रूट पे फोकस करो और बेहतर तरीके से काम करो। आगे देखो, इस सवाल पे बात करो। उस अधिक कोण त्रिभुज का परिमाप जिसकी भुजाएं क्रमागत पूर्णांक में, थोड़ा सा अलग सवाल है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता देता हूं उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। बोला गया फाइंड पेरीमीटर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, बहुत अच्छा सवाल है, कंफ्यूजन 100% बनेगा, आप लोगों को करके देख लेना चाहे, ठीक है। उस अधिक कोण त्रिभुज का परिमाप बताएं जिसकी भुजाएं क्रमागत पूर्णांक है। आप क्या मान सकते हो क्रमागत पूर्णांक को? आप भुजा को मान लीजिए कि जो एक भुजा है वो मान लीजिए s है, दूसरी भुजा आप s+1 बोलोगे, और तीसरी भुजा s+2
2 बोलोगे। यही क्रमागत भुजाएं तो आप यही बोलोगे। और ये पूर्णांक मान में है, वो अलग बात है। पूछा गया कितने अधिक कोण त्रिभुज बन सकते हैं। हम जानते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज बनाने के लिए हम इस चीज़ को जानते हैं, s+2 का स्क्वायर करूंगा, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करूंगा, ये बड़ा होना चाहिए s² + s+1 के होल स्क्वायर से। मैंने 3 भुजाओं को माना है, ये समझे मेरी बात को, सही है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा x² + 4 + 2s, इसको s² + s² + 1 + 2s, सही है। ठीक है ना भाई, सही है ना। ये 4 हो जाएगा, 4s हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये 2s² हो गया, यहाँ ले जाऊंगा तो केवल 1x² बचेगा। ये 4s है, ये 2s यहाँ पे ऑलरेडी था, ये 2s है, 5 मत समझ लेना इसको, ठीक है। 2s में से 4s जाएगा तो ये माइनस का 2s बचेगा, और ये प्लस का 1 है, और 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा 0, ठीक है। अब ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बन गया, और इसका जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपके पास 2 वैल्यू आ जाएंगी। क्या? एक तो x - 3 और एक आ जाएगा s में लिया है ना, तो एक तो 3 और 1 रहेगा, तो s - 3 और एक आ जाएगा s+1, ठीक है। ये आप जानते हो वैल्यू कैसे निकलती है। x की वैल्यू जो है s - 3 = 0, s = 3, s+1 = 0, s = -1। तो जो s है -1 और प्लस के 1 के बीच में लाई करता है, +3 के बीच में, ये निष्कर्ष यहां से निकला। s जो है -1 और +3 के बीच में आएगा, तो निश्चित तौर पर s क्या होना चाहिए? तो s होना चाहिए -1 से ऊपर 0 होगा, क्योंकि हमको पूर्णांक मान लेने हैं, लेकिन 0 हम नहीं लेंगे क्योंकि 0 मान के कुछ साइड नहीं बन रही, ठीक है ना। साइड मान आपको नंबर में लेना है। तो इंटीजर पार्ट वैसे भी बोला गया, तो आप 1 लेंगे, ठीक है, 2 लेंगे, 3 नहीं लेंगे। जब आप 1 लेंगे इस s की जगह पर, तो आपके पास जो ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा 1 लेने पर। आपके पास जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 1 + 1 2 और 3। 1 2 3 से आप कोई त्रिभुज बना सकते हो, तो आप कहोगे नहीं बना सकते, क्योंकि 1 और 2 को जोड़ने पर 3 बनता है, ये इससे त्रिभुज बनेगा नहीं। अब मैं x की जगह पर 2 लेता हूँ। जब मैं इस s की जगह पर 2 लूँगा तो मेरे पास 2 3 और 2 और 2 4, ये बन गया। और ये बन गया एक त्रिभुज। 2 3 4 से आप त्रिभुज बना सकते हो। आप कहोगे हाँ बन गया त्रिभुज, 2 3 को जोड़ा, 4 से बड़ा है, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। और ये जो त्रिभुज है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, ये एक स्पेशल केस है जो एक ही त्रिभुज बनेगा क्रमागत भुजाओं से, पूर्णांक मान से। अधिक कोण त्रिभुज बनेगा तो केवल एक, क्योंकि सारी बात तो क्लियर है। कहाँ दिख रहे हैं वैल्यू दिख ही रही है -1 और +1 के बीच की, ठीक है ना। तो ये है वो त्रिभुज। 2 से बड़ा ऐसा आप ले नहीं सकते क्योंकि वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो 2 3 4 ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल OT से ही मैंने दिखाया था, यहाँ पर OAT कर दूंगा तो आप कहेंगे ये, क्योंकि AT से मैंने दिखाया था एक्यूट, तो मिक्स ना कर दें कंसेप्ट को समझने के लिए। देखो छोटी छोटी बात में कितना सोचता हूँ, ठीक है, कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। क्या पूछा गया था? इसका परिमाप, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए जोड़ दीजिए ना भाई सबको, परिमाप ही तो पूछा गया था, जोड़ दें। तो 2 + 3 + 4 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। ये सवाल का जवाब है। परिमाप 9 सेंटीमीटर रहेगा। ये अपने टाइप का एक इकलौता केस है, इसका आंसर 9 ही। परिमाप पूछा जाए तो 9, और त्रिभुज पूछा जाए तो 2 3 4, पूछा जाए किस प्रकार का बनेगा तो अधिक कोणीय बनेगा, ठीक है। चले, बात समझ में आ गई। तो आज की जो क्लास थी विशेष प्रकार के सवाल थे। पिछले क्लास का एक्सटेंडेड फॉर्म था। मुझे लगता है कि आप लोगों में थोड़ा सा बात को समझने की जो कहते हैं कि ना, मेरी बात अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग बाकी की सारी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। थोड़ा सा मेरे प्रोसेस में मैं बहुत रूट से चीज़ों को समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ाता हूँ। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, एडवांस मैथ का कोई भी सेक्शन बच्चा अगर बहुत तेज़ी से करना चाहे तो जिसका मैथमेटिक बैकग्राउंड होता है, एक्चुअल बात यह है, वो समझ सकता है।
लेकिन बहुत सारे बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनका मैथमेटिक बैकग्राउंड नहीं भी होता है, और जो पढ़ भी चुका होता है खैर मैथमेटिक बैकग्राउंड का, तो उसको भी ट्रिकी अप्रोच की ज़रूरत होती है। उनको बाकी सारी चीज़ों को मतलब अगर वो कर तो लेते हैं सवाल, लेकिन फिर भी उनको ट्रिकी अप्रोच की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारा प्रोसेस ओवरऑल सबके लिए है। हमारे प्रोसेस में आप देख रहे होंगे जो जिसको बच्चे को नहीं भी आता वो भी सीख रहा होगा, और जिसको बहुत कुछ आता है वो भी अपने मतलब की बात यहाँ से निकाल के ले जा रहा होगा। ठीक है, तो ये फॉर ऑल है। रूट्स पे फोकस करते हुए चीज़ों से बिल्डअप करते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें बनती हैं, ऐसे ऐसे कंसेप्ट बनते हैं। देखिए, अब जो टॉपिक आपसे पढ़ा दिया जाए, आप दुनिया के किसी किताब में देखे जाके ये सवाल आपसे इस पे पूछा जाए, फिगर ही घुमाएगा, लेकिन आपको पूरा कंसेप्ट मालूम है, वो क्वेश्चन भी घुमाएगा तो भी आप पकड़ ले जाओगे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है ना, सही है। और थोड़ा सा रेगुलर क्लास में रहोगे तो आपको धीरे धीरे करके चीज़ें बहुत स्मूथ और मज़ेदार लगने लगेंगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर और पढ़ते रहिए। पूरे वीडियोस में कोई भी पिन पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं तो बेहतर आपको बनना पड़ेगा। टेक केयर, थैंक यू।